हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरण चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है, यानी कि इसमें भी कौन सा चल रहा है, मैं भारत एवं विश्व का भूगोल। पहला पार्ट है भारत का भूगोल। हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पे पहुँच गए, जो कि है प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि आपका नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गाइस मेरा ना व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ठीक है, और गाइस एक चीज़ और, अगर मैं कहूँ, अगर आपको इस बुक की जो है ये बुक अगर परचेज़ करनी है तो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक की खासियत ये है कि अगर आप ज्योग्राफी के लिए बात करें और मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक बुक आपको चाहिए तो ये बुक इनफ है, आप लोग खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अभी जो हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे चल ही रहा है हमारा। आई होप आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है और काम करने का अच्छे से मन करता है। अगर इस एक चीज़ और की, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा भी लगता है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अगर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। और घटना चक्र की अगर आपको वीडियो देखनी है उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे जो चैनल है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर घटना चक्र की भी वीडियोस देख सकते हैं। और शेयर करिएगा अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसे आसान भाषा में अगर सीखना है तो आप शेयर करिएगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। राइट, तो सबसे पहले हम इस बुक की खासियत है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तरीके से लिखा होता है, मज़ा आ जाता है। आसान भाषा में लिखा है, मतलब भाषा भी आसान है इस बुक की। इसमें लिखा है वनस्पति से तात्पर्य क्या है, यानी कि वृक्ष हो गए, झाड़ी हो गई, घास, बेल, लताएँ आदि के समूह पौधे की विभिन्न प्रजाति से है, जो एक है निश्चित पर्यावरण में पाई जाती है। मतलब इसने कहा, देखिए अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की हम बात करें, अलग अलग जगह अलग अलग है, तो यहाँ का पर्यावरण भी अलग अलग होगा, तो यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं वो भी अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इसमें वनस्पतियों में क्या क्या है, वृक्ष है, झाड़ियाँ हैं, घास, बेल, लताएँ, ये सब आ जाती है। इन सब का जो है एक समूह, ये सब आ जाता है इसमें। ठीक है, और बहुत पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ आ जाती हैं। अब इसका जब वनस्पति लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप, यानी कि हम और आप जैसे लोग अगर हस्तक्षेप ना करें, तो वहाँ पाई जाने वाली जो मिट्टी है और जलवायु परिस्थितियाँ, उसमें अपने आप को क्या है ढालकर उस अपना जो है विकास करती है, उगती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल ना के बराबर हो। धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु के हिसाब से वनस्पति क्या है उगने लगती है, बहुत समय तक अगर हम देखें तो जो अपने आप उगती हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, वनस्पति और वन में एक मूल अंतर होता है। ठीक है, चलिए वनस्पति और वन में अंतर देख लीजिए। वन जो है ना, व्यापक रूप से संपूर्ण वनस्पतियों, वन्य जीवों, आसपास के वातावरण को समाहित करे हुए रहता है। ठीक है, इसका हमारे लिए क्या है आर्थिक महत्व होता है, किसका, वन का। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो वन में क्या है, प्राकृतिक अप्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, वन्य जीव होते हैं, आसपास का वातावरण, ये सब कुछ आपको वन में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, और वनस्पति तो अपने आप में ये है कि वनस्पति वन में आपको मिल रही है। ठीक है, तो मतलब वन तो कुछ बड़ी चीज़ हो गई। अच्छा, ज़मीन की ऊंचाई वनस्पति की विशेषता के बीच एक क्या है, करीब रिश्ता होता है। ठीक है, मतलब ज़मीन की ऊंचाई कितनी है और वहाँ पे क्या वनस्पति हो रही है, दोनों में एक रिश्ता होगा। अच्छा, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जो है जलवायु भी अलग हो जाती है। जैसे हमने कहा, अगर आप पहाड़ पे जा रहे हो, यहाँ की जलवायु कुछ और होगी, यहाँ की कुछ और होगी, यहाँ की कुछ और होगी। ठीक है, और ठीक है, जिसके कारण जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं ना वो भी अलग अलग हो जाएंगी। वनस्पति का जब विकास है हम तापमान और नमी पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आप पहाड़ पे ही बात कर लेते, चलो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ का थोड़ा कम होगा, यहाँ का और कम हो जाएगा, यहाँ का बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी तरह से नमी भी चेंज होती जाएगी। तो इस पर डिपेंड करती है वनस्पति उसका विकास। तो ये कहा है, ये मिट्टी की जो है मोटाई पे और ढलान जैसे कारकों पर भी निर्भर करते हैं। यानी वनस्पति किस किस चीज़ पे निर्भर, तापमान पे, नमी पर, मोटाई मिट्टी की कितनी है, ढलान क्या है, इन सब पे डिपेंड करती है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरह की वनस्पति मिलेगी। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में व्यापक विविधता पाई जाती है। यानी कि हमारे पास जो प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो बहुत विविधता है, हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, उष्ण आर्द्र सदाबहार वनस्पतियों से लेकर मरुस्थलीय अल्पाइन वनस्पति भी पाई जाती है। ठीक है, उष्ण आर्द्र सदाबहार यानी कि जो गर्मी के टाइम में जहाँ बहुत गर्मी है, वर्षा जहाँ पे है, वहाँ वाली वनस्पति से लेकर मरुस्थलीय वनस्पति भी आपको मिल जाएगी, प्लस अल्पाइन भी मिल जाएगी यहाँ पे जब आप ठंडी जगहों पे जाओगे तो। थार मरुस्थल और गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो उसके पश्चिमी सीमांत भाग भारत के उत्तर पूर्व में क्या है, पहाड़ियों
और कुछ अन्य स्थान पर विदेशी पौधे की प्रजाति भी मिल जाएगी। मतलब आपको क्या है, यहाँ पे आपको भारत में विदेशी पौधे भी मिल जाएंगे। भारत अपने स्थानिक प्राकृतिक पौधों की प्रजातियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है। मतलब हमारे पास क्या है, विश्व प्रसिद्ध हम क्यों है कि वहाँ पे स्थानिक प्राकृतिक पौधे हैं। इस वजह से यहाँ जो प्राकृतिक वनस्पतियों की क्या है, लाखों प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जिसमें से कई प्रजातियों क्या है, औषधीय हैं, मतलब जिससे आप दवाइयाँ बना सकते हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है। अब इसमें लेकर वनस्पति का वितरण और उसके प्रकार की बात करते हैं, यानी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। वर्षा जल की प्राप्ति और तापमान के आधार पर भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है कि मतलब बारिश कितनी हो रही है या टेम्परेचर कहाँ कितना है, तो उस हिसाब से हमने वनस्पतियों को दो तरह से वर्गीकृत कर दिया। एक हमने कहा है क्षैतिज या फिर वर्षा के आधार पर बात करें, एक ऊर्ध्वाधर या तापमान के आधार पर बात करें। क्षैतिज मतलब समझिए ये भारत है, एक हो गया क्षैतिज, ठीक है, मतलब ऐसे यहाँ कितनी वर्षा है, यहाँ कितनी वर्षा है, यहाँ कितनी, उसके आधार पर। एक हो गया ऊर्ध्वाधर, पहाड़ों पे चलते हैं, यहाँ का क्या टेम्परेचर, यहाँ का क्या टेम्परेचर, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज वितरण की हम बात करते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल सीधा, मतलब ऊंचाई पे अगर देखें, हाइट पे तो वर्टिकल आप देखेंगे, और बिल्कुल वैसे देखें तो आप क्या देखेंगे, क्षैतिज वितरण, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वर्षा की मात्रा में कमी आने के साथ वनस्पति की सघनता और जैव विविधता, इन सब में कमी आ जाती है। तब भारत में, अभी मैं पढ़ दे रही हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है। मतलब इसने कहा वर्षा की मात्रा कम होगी तो वनस्पति की जो सघनता है, यानी जो सघन है वनस्पति की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो कम हो जाएगी। जैव भार कम हो जाएगा, जैव विविधता हम जानते हैं वो भी कम हो जाएगी। भारत में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास क्रमशः सदाबहार। इसने लगा भारत में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर जाने पर, ठीक है, मतलब समझ लीजिए भारत की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्षा बहुत है, ठीक है, यहाँ से अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो इसने कहा, ये हम ऐसे जा रहे हैं तो इसने कहा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की तरफ अगर हम जाते हैं तो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विकास किस तरह से हो रहा है। देखिए सदाबहार वन जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ मिलेंगे, उससे कम वर्षा पर्णपाती वन में, उससे भी कम वर्षा वाले में कटीले वन मिलेंगे, उससे भी कम सवाना है, मतलब मरुस्थलीय वनस्पति, इस तरह से मिलेगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा वर्षा वाले से कम वर्षा वाले की तरफ हम गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अच्छा हाँ चलो, अब गए ये देखिए बहुत ही बेहतरीन टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्षा की मात्रा, वनस्पति का प्रकार, प्रमुख वृक्ष। देखिए अब वर्षा की मात्रा की बात करें, मतलब ये बहुत अधिक वर्षा है, 250 सेंटीमीटर से अधिक की अगर हम वर्षा करें तो कौन सी वनस्पति, मतलब वनस्पति के प्रकार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये कहाँ मिलेगी, जो भूमध्य रेखा के आसपास होगी, ठीक है। और सदाबहार मतलब इसमें कभी पत्तियाँ नहीं झड़ेंगी, हमेशा आपको हरा भरा ही दिखेगा, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं तो देखो आबनूस है, यानी एबोनी है, तो रट लीजिएगा चाहे जैसे रट लिए। महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना है, बाँस है। बाँस क्या एक प्रकार की घास है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रटेंगे आप, पूरी की पूरी लाइन तीनों, ठीक है। अब आप आ जाइए 200 से 250 सेंटीमीटर में क्या होता है, देखिए सदाबहार वन था, अब ये भी सदाबहार ही है लेकिन अर्ध है, ठीक है, बस ये याद रखिए। यानी ये भी बहुत वर्षा है, ये अच्छी वर्षा है। तो यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे, साइडर याद रखिए, होलक और कैल, ठीक है, ये तीन ही है, ज़्यादा नहीं है। अब इससे और कम वर्षा में आ जाते हैं 100 से 200। तो इसने कहा कि अब 100 से 200 में कौन से थे, पर्णपाती आते हैं, मतलब जिसमें पत्तियां झड़ती हैं एक समय, एक मौसम में। तो देखिए उष्णकटिबंधीय तो है ही, चलिए छोड़िए इसे। फिर इसमें आर्द्र पर्णपाती है, ठीक है। दो देखिए पर्णपाती दो तरीके के, एक आर्द्र जिसमें नमी होती है, एक हो गया शुष्क जो ड्राई होता है, ठीक है। तो जो आर्द्र पर्णपाती की अगर हम बात करें तो सागवान याद रखिए, टीक याद रखिए, शाल हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, शहतूत हो गया, अर्जुन हो गया, ठीक है। अब 70 से 100 सेंटीमीटर यानी और कम पे आ जाएंगे तो शुष्क पर्णपाती हो गई, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना बोल दीजिए आप इसे, ठीक है। अब इसमें क्या है, तेंदू है, पलास है, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। 70 से भी कम पे आ जाते हैं तो आपको कटीली वनस्पतियाँ मिल जाएंगी, शुष्क कटीली वनस्पति, नीम है, खजूर, बबूल। 40 से 60 यानी और कम पे आ गए आप,
सवाना वनस्पति, छोटे वृक्ष या घास मिलेंगे यहाँ पे आपको, सिर्फ छोटे छोटे पेड़ पौधे और घासें मिलेंगी। अब आप आ जाइए 50 से भी कम पे, मतलब बहुत बुरी हालत। मरुस्थलीय वनस्पति जैसे अकासिया या नागफनी, तो ज़्यादा नहीं है गाइस, कम ही है। जब इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा दिमाग याद तो क्या ही हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती याद, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो मतलब पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, दिमाग में घुसता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की बात करते हैं। मतलब इसने कहा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, हमें पता है वर्षा तो भयंकर होती है। अबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, ये सब आपको मिल जाएगा जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है। अब इस प्रकार की वनस्पतियाँ उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। टेम्परेचर भी बहुत होता है, 22 सेंटीमीटर से अधिक होता है। शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होता है, मतलब शुष्क मौसम बहुत कम टाइम के लिए होता है। मैक्सिमम टाइम तो देखिए यहाँ पे क्या है, बारिश और तापमान 2 चीज़ हो गई, ठीक है। वर्षा बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर भी अच्छा खासा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं इसे। हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय तो चलो है ही, सदापर्णी मतलब वृक्ष जो है ना हमेशा हरे भरे रहते हैं, आपको कभी ना सूखे नहीं दिखेंगे, मतलब पत्तियां झड़े हुए नहीं दिखेंगी। तो इसे आर्द्र सदापर्णी वनस्पति कहते हैं, ठीक। उष्णकटिबंधीय वनों की जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि देखिए वृक्ष तो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो यहाँ जो प्राथमिक उत्पादकता है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। जब आप एक वो बनाते हैं ना, चेन बनाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं सबसे पहले होती है प्राथमिक उत्पादकता, जिसमें पेड़ पौधे घास आ जाती है। उसके बाद आता है उपभोक्ता जो इसको खाता है, ठीक है। फिर दूसरा उपभोक्ता था जो इसको खाता है या घास भी खाता है, ऐसे करके। तो इसने कहा ये जो प्राथमिक उत्पादकता है ना सबसे ज़्यादा किसकी होती है गाइस, उष्णकटिबंधीय वनों की होती है, ठीक है। भारत में इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास कहाँ पे, पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा मिलेगा देखने को। केरल है, कर्नाटका है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऐसे समझिए कि बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, ये रहा पश्चिमी घाट, यहाँ पे ही आपका कर्नाटका है, यहाँ पे केरल है, अंडमान निकोबार में भी अच्छी खासी बारिश आती है। और यहाँ अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इस तरह से ऐसे होता हुआ जाता है, तो यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा है, तो यहीं के इन्हें नाम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास जो है सघन विभिन्न स्तरों के रूप में होता है, और साथ ही तापमान वर्षा की निरंतर पूर्ति के कारण यहाँ की वनस्पतियाँ बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है। इसलिए यहाँ पेड़ों की जो लंबाई है 60 मीटर उससे ऊंची होती है। मतलब इसने कहा कि ये जो यहाँ पे पेड़ है ना, यहाँ पे टेम्परेचर पेड़ों को अच्छा खासा मिलता रहता है हमेशा, वर्षा भी अच्छी खासी मिलती रहती है, तो वृद्धि भी बहुत तेज़ी से होती है। अब इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 60 मीटर या उससे भी ऊँचा होता है। भूमि के नज़दीकी झाड़ियों और लताओं की श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। इन वनस्पतियों की मतलब इसने कहा भूमि अगर हम बात करें ना बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाएंगे, ठीक है। और जब भूमि के आसपास की बात करें तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, लताएं मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी। इन वनस्पतियों की प्रजातियों में सबसे ज़्यादा जो विविधता, मतलब यहाँ पे आपको ना सबसे ज़्यादा विविधता मिलेगी, ठीक है। विविधता मतलब बहुत प्रजातियाँ ही प्रजातियाँ वृक्षों की। अब इसने कहा कि घास प्राय क्या होता अनुपस्थित होती है। वनों में वनस्पतियों के 5 संस्तर होते हैं। मतलब घास अनुपस्थित क्यों होती है गाइस, क्योंकि देखिए अगर जंगल की हम बात करें ना, खूब सारे जंगल हैं, मतलब पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ है, ये उनकी पत्तियाँ, यहाँ से सनलाइट जो है ना बहुत इन पेड़ों से ना नीचे तक नहीं जा नहीं पाती है, ठीक है, कि नीचे कुछ ज़्यादा कुछ उग पाए। अब इसने कहा कि ये वन जो है आपका, ये वन वर्ष भर जो है हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ों में जो है पत्ते लगने और झड़ने, फूल फल आने का समय भिन्न भिन्न होता है। मतलब सपोज 100 पेड़ लगें तो मान लेते हैं 10 10 10 10 10 करके ऐसे 100 बना दें, ठीक है। तो अब क्या हुआ गाइस, अब एक समय आया जनवरी के महीने में, कहा कि इन दोनों पेड़ों की पत्तियाँ झड़ेंगी, फरवरी में इन दोनों की, मार्च में इन दोनों की, तब तक इनमें आ गई हैं पत्तियाँ, ठीक है। तो यानी कि हर महीने में आप देखें सिर्फ 2 पेड़ों की झड़ती हैं, और जो 80 पेड़ है ना, मतलब 2 नहीं 20 पेड़ों की झड़ती हैं पत्तियाँ, और 80 पेड़ों में रहती हैं। यानी हमेशा आपको ना वन हरे भरे दिखाई देंगे, तो फूल फल भी आपको हमेशा लगे हुए दिखेंगे। तो इन वनस्पति वनों को इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सदाबहार वन बोलते हैं, कि हमेशा ही इसमें पत्तियाँ दिखती हैं आपको। यहाँ पाए जाने वाले जो वृक्षों में कौन कौन है, सिनकोना है, महोगनी है, रोजवुड है, ऑर्किड है, फर्न है, यानी कि फूल बीज रहित पौधे हैं, फर्न, आबनूस है, बांस है, ताड़ है। तो कुछ नहीं तो गई ये एटलीस्ट आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं इसमें। तो इन वृक्षों की लकड़ियाँ जो होती है ना कैसी होती है, कठोर होती है, ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट सी बात।
ठीक है। इनका वाणिज्यिक महत्व क्या होता है, अधिक नहीं होता है, आप काट ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, आर्थिक महत्व कम है। ठीक है, बेच नहीं पाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे। इसमें जो है सघनता अधिक होने के कारण क्या होता है ना, गम्यता, मतलब कि गम्यता बहुत कठिन होती है। मतलब आप इन वृक्षों के अंदर इन जंगलों में घुस नहीं पाएंगे आप, क्योंकि सघनता इतनी ज़्यादा है। ठीक है, भयंकर है बिल्कुल। तो वहाँ जाके अब वृक्षों को काट नहीं पाएंगे, उसका आर्थिक महत्व कम है और इसलिए कठोर भी है लकड़ी। हालांकि वर्तमान में क्या आधुनिक, अब क्या मशीन्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, तो मशीनों के माध्यम से इसका दोहन हो रहा है, वैसे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले क्या है, कुल्हाड़ी से काटना तो यार कितना ही काट लोगे आप, नहीं काट पाओगे। ठीक है, अब इसका अंडमान निकोबार जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। अंडमान निकोबार में अच्छी खासी बारिश होती है, तो आपको यहाँ पे सदाबहार वनस्पतियाँ मिल ही जाएंगी। यहाँ जो है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मतलब जिससे आप पैसा कमा सकते हो किसी तरह से, मतलब आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें विशालकाय क्या है, डिप्टेरोकार्पस या टर्मिनालिया यहाँ मिलेगी। ठीक है, अंडमान निकोबार में है। 2 उदाहरण दीजिए। अब देखिए, हमने सदाबहार वन पढ़ लिया, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अब हम पढ़ें अर्ध सदा, सेमी यानी अर्ध सदाबहार वनस्पति की बात करते हैं। यहाँ पे भी बारिश अच्छी खासी होती है। देखिए, सदाबहार वन में बारिश कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 250 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है। लेकिन हम अर्ध सदाबहार की बात करें तो कैसे, इसमें भी कम नहीं हो रही है, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, सदा हरित वनस्पति क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे भी ये हमेशा हरा भरा ही रहता है। आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी अच्छा खासा है, हरा भरा रहता है। ठीक है, अब इसमें भारत में अर्ध सदाबहार वनस्पतियाँ आपको अंडमान निकोबार में सह्याद्री का है और है मेघालय पठार के आसपास मिलेगी। देखिए कहाँ कहाँ इसने बोला, भारत बनाया हमने, यहाँ पे है अंडमान निकोबार बोला। ये वाला जो होता है ना पश्चिमी घाट, इसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं। और फिर हमने कहा ये पूर्वी साइड है, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे मिलता है मेघालय पूर्वी साइड, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी यहाँ ये वाली वनस्पतियाँ। अच्छा, अब इसने कहा कि ये वनस्पति जो है, ये वन सदाबहार वनों में कम घनी, मतलब जो सदाबहार वन होते हैं उससे थोड़ी कम घनी होती है, मतलब घना तो ये भी होता है लेकिन उससे कम होता है। दोहन इसका उसकी सदाबहार वनों की अपेक्षा क्या होता है, आसान होता है। यहाँ पे स्थानांतरित कृषि की वजह से क्या हो रहा है ना, वनों का ह्रास हो रहा है। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है ना कि जो जनजातीय लोग होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं, वहाँ के सारे वन काट देते हैं, जला देते हैं और वहाँ पे कृषि करते हैं। फिर इस एरिया को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे एरिया में जाते हैं, वहाँ के वन जलाते हैं और फिर मतलब काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं, फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे अनुर्वर होने लगती है, यानी बेकार होने लगती है फसलों की, तो वो क्या स्थानांतरित होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके कृषि करते रहते हैं। तो इसकी वजह से वनों का क्या होता है, ह्रास होता है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में कौन कौन से हैं, अब देखिए, फिर हमने कहा वृक्ष आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, जैसे आपका साइडर है, होलक है, कैल है, गुर्जन है, लॉरेल है, चंपा है, रोजवुड है, ये सब आपको पढ़ लीजिएगा 2-4 बार, याद ही हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो फिर उष्णकटिबंधीय, अब देखिए पर्णपाती वन की बात करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तराई इलाके में रहते हैं तो हम देखते हैं ना, यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी एक टाइम ऐसा होता है ना, जैसे वो होता है ना पॉपुलर का पेड़ होता है तो उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, आप देखते होंगे। तो ये पर्णपाती वन की बात करते हैं, तो ये 2 टाइप के हमने देखे थे, एक होता है आर्द्र पर्णपाती होता है, एक होता है शुष्क पर्णपाती। चलिए पहले आर्द्र देख लेते हैं। तो इन वनस्पतियों के विकास के लिए कितनी बारिश की जरूरत है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, तो जो सदाबहार देखा था वो हमने 250 से ज़्यादा देखा था। फिर अर्ध सदाबहार देखा था वो हमने 200 से 250 देखा था, मतलब एक हमने देखा था 250 से ज़्यादा, एक हमने देखा था 200 से 250। अब हम देख रहे हैं 100 से 200 के बीच वाला। ठीक है, यानी कि ये पर्णपाती, यानी कि आर्द्र पर्णपाती। तो इसमें बारिश बता दी इसने कितनी होनी चाहिए। वसंत ग्रीष्म के आरंभ में ये वृक्ष जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे कि हम जानते हैं पतझड़ वाला टाइम आता है, पत्तियां गिर जाती हैं कब, वसंत और ग्रीष्म के आरंभ में। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पर्णपाती वनस्पतियाँ। ठीक है, अब ये आप ना वो वाला साइड लेके चलिए, आप लोग कहाँ रहते हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं या तराई यूके में रहते हैं तो आप समझिए कि भैया ये हमारे आसपास की बात हो रही है। इसके अंतर्गत हिमालयी क्षेत्र में क्या है, शिवालिक के गिरिपथ। देखिए शिवालिक के गिरिपथ में ही आप कह सकते हैं ना कि उत्तराखंड का तराई वाला इलाका आ जाता है, या फिर आपका ये यूपी का ऊपर वाला इलाका जो आपका पहाड़ से हट के आएगा, फिर है ना, यूपी में तो ऐसे पहाड़ नहीं, पीलीभीत में जाएंगे थोड़ा दिख जाता है। ऐसे का भावर एरिया आ जाता है, भावर हम पढ़ चुके हैं। तराई पश्चिमी घाट के
पूर्वी ढाल आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये मैप में आप देखिए कि ये कहाँ कहाँ है। अब तो वैसे भी आपको पता ही होगा, ये तो सब बच्चों को भी पता होता है। भारत में मानसूनी जलवायु का जो है प्रभाव इन वनस्पतियों को बहुत ज़्यादा पड़ता है। मानसूनी जलवायु मतलब हम कहते हैं ना, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है एक, इसका प्रभाव पड़ा है। उत्तर पूर्वी मानसून होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। अब लिखा है इन वनों से प्राप्त होने वाली जो वृक्ष की लकड़ियाँ क्या होते हैं, वाणिज्यिक महत्व अधिक होता है। यानी कि जो आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसका महत्व अधिक होता है। यानी आप ये वृक्ष लगाइए, काटिए, बेचिए, पैसा कमाइए, या उसकी लकड़ियों से फर्नीचर बनाइए, जो भी करिए। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की अगर बात करें तो अब आप यही सोचिए ना, आपके आसपास कौन से दिख जाते हैं। हाँ, साल का वृक्ष दिख जाता है भैया, सागवान भी दिख जाता है, शीशम भी दिख जाता है, तो मेरे घर के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंत भी दिख ही जाएगा, बेंत है। चंदन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन होता है। आंवला भी होता है आपके घर के आसपास, सहतूत भी होता है, महुआ भी होता है। तो ये मेरे घर के आसपास इसमें मैक्सिमम वृक्ष हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मतलब इसमें लिखा है शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे ठीक है, चलिए इसमें देखिए शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति, ड्राई ट्रॉपिकल वेजिटेशन की अगर बात करें तो ये इसे हमने 2 वर्गों में बांट दिया। जैसे पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं, अभी भी हम पर्णपाती की बात कर रहे थे, लेकिन देखिए ये थी उष्ण कटिबंधीय। अब हम बात कर रहे हैं शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पर लिया। अब हम बात करेंगे शुष्क उष्ण कटिबंधीय में शुष्क पर्णपाती, एक हो गई। फिर यहाँ पे लिखा शुष्क कटीली, दूसरी हो गई। ठीक है, चलिए शुष्क पर्णपाती की बात करते तो सबसे पहले वनस्पतियों का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ की वर्षा हो गई आपकी 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली जो अभी हमने पढ़ी थी वो थी 100 से 200 सेंटीमीटर थी। अब हम बात करेंगे 70 से 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, वर्षा की। तो ये वनस्पति कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी, तेलंगाना में मिल जाएगी, कर्नाटका में मिल जाएगी, तमिलनाडु में मिल जाएगी, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ मिल जाएगी। और ये जो वन है ना, भारत में सबसे सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यही वन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं एक चीज़ और देख लेते। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की बात करें तो आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की बात करें, ये देखिए यहाँ मिल जाएगी, यहाँ बारिश है। ठीक 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। चलिए छोड़िए अभी से। अब देखिए डायग्राम ही ऐसा है, दिखाई नहीं देता कुछ। शुष्क पर्णपाती वनस्पति, इसने मैक्सिमम एरिया बता दिया कि मैक्सिमम एरिया पे आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मिलेगी आपको? ये वाली। अब इसने कहा कि इन वनस्पति क्षेत्र में जो है शुष्क काल, मतलब शुष्क मतलब है ड्राई टाइम जब होगा, जब नमी कम होगी, तो शुष्क काल की अवधि जो होती है लंबी होती है, गर्मी सा ज़्यादा रहेगा आपका। वृक्ष सघन ना होकर कैसे होते हैं? विरल होते हैं। यानी सघन वन होते हैं, जैसे इतना एरिया वृक्ष 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 बहुत सारे। अब इतना ही एरिया है, वृक्ष क्या हो गया? विरल, कम हो गए। ठीक है, अब इसने कहा कि पेड़ों के बीच विस्तृत घास भूमि होती है। ठीक है, इस जो सघन होते हैं उसमें तो पेड़ 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 घास कम दिखाई देती है, लेकिन विरल में जो है आपको घास भूमि दिख जाएगी। अतः विशाल आकार के जानवर जैसे कि हाथी मिलेगा आपको, गेंडा मिलेगा आपको, शेर है, चीता है, ये सब आपको मिल जाएंगे इन क्षेत्रों में। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार है उत्तर भारत के मैदान में ये वन जो है आपका पार्क नुमा भूदृश्य का निर्माण करते हैं, पार्क जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, और इसमें लिखा है तेंदू, बेल, खैर आदि ये सारे वृक्ष मिल जाएंगे। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है, और देखो इसने कहा जैसे इसने बताया ना, इस यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे, तो खैर मिलेंगे। तो खैर वृक्ष की लकड़ी का यूज़ आप क्या कर रहे हैं? कत्था के लिए कर रहे हैं। तेंदू वृक्ष पत्ते से क्या बनाते हैं? आप बीड़ी बनाते हैं। तेंदू तो मतलब एक से आप कत्था बना रहे हैं, एक से आप बीड़ी बना रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा इसमें था शुष्क कटीली वनस्पतियों की बात करें। अब यहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होगी, तो इसमें क्या है, निम्न किस्म की जो है घास भूमि पाई जाती है। ठीक है, अब जब वर्षा इतनी कम है तो वहाँ पे पेड़ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ घास तो पाई जाती। वर्षा कितनी 17 सेंटीमीटर से भी कम हो गई। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि हरियाणा वाला एरिया आ गया, राजस्थान वाला एरिया आ गया। ठीक है, क्योंकि बारिश वहाँ कम हो जाती है, गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश भी आता है बीच वाला एरिया, छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बारिश कम है। अब इसने कहा कि पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। देखिए अगर ना ये पहाड़ है, ठीक है, या पठार है, तो यहाँ से ना नमी वाली हवाएं आती हैं और इनसे टकराती है, यहीं बारिश कर देती है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र होता है ये वाला, जब ये अब हवाएं क्या होती हैं, शुष्क हो जाती हैं, मतलब कि नमी तो सारी यहाँ गिरा दी हमने, बारिश कर दी। अब यहाँ पे जो हवा चलती है, यहाँ वाला ये जो पीछे वाला एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं हम वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिमी घाट हम जानते हैं, पश्चिमी जब आप भारत बनाते हैं तो पश्चिमी घाट पर बारिश होती है, लेकिन जब पठार की दूसरी साइड पहुंचते हैं ना, तो वो वाला होता है वृष्टि छाया प्रदेश होता है, जहाँ बारिश कम होती है। जैसे आप बात करें तो यहाँ पश्चिमी आंध्र प्रदेश की बात करें, देखिए समझते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश को। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये वाला इसका पूर्वी साइड है, ये वाला पश्चिमी साइड है। और हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट के इस साइड भी आता है। ठीक है, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, वहीं पे आपका तेलंगाना भी पड़ोस में, कर्नाटका के कुछ भाग भी आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कहें कि कर्नाटका ये है, तो ये वाला साइड तो पीछे की तरफ आ जाएगा, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब इन क्षेत्रों में क्या है, अत्यधिक पशुचारण के कारण क्या है, वनों का स्वरूप अत्यधिक विरल है। अब क्या है, घास है तो पशुचारण होगा, वन और वन क्या है, विरल है। अब इसमें अगर वृक्षों की बात करें तो देखिए अगर आप राजस्थान पहुँचे तो आपको राजस्थान में बबूल मिल जाएगा, नागफनी मिल जाएगा, खजूर, खेजड़ी मिल जाएगा, तो सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब इधर नोट, पलाश यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग भी कहते हैं। क्या? पलाश को इसने कहा जंगल की आग कहते हैं। एक क्वेश्चन मिल गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इसको राजकीय पुष्प है, मतलब क्या है ये, उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए, ये भी याद करिएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से 2 क्वेश्चन। जंगल की आग किसे पलाश को बोलते हैं, और राजकीय पुष्प है कहाँ का, यूपी एंड झारखंड का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाना वनस्पति की बात करते हैं, तो सवाना में जो है वर्षा है वो 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, अब इसने कहा छोटे वृक्ष मिलते हैं या घास मिलती है। अब इसने कहा कि ये है उर्वरता की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र कम समृद्ध है, मतलब आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ उगा नहीं सकते। भारत में जो है आमतौर पर जो है बंजर प्रदेश के तौर पर इसे जाना जाता है। क्या था? बंजर यानी बेकार मिट्टी। अब जैसे महाराष्ट्र में ऐसा एरिया मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका के कुछ भागों में सब मिल जाएगा ऐसा एरिया। अब ये क्षेत्र जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अच्छा ये एक बर्ड है, मतलब चिड़िया बर्ड ही होगी, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेज़र फ्लोरिकन और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजाति यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सी बात हो गई, याद रखिएगा। अब मरुस्थलीय वनस्पति, अब तो पूरा ही आप मरुस्थल में पहुँच जाइए, राजस्थान पहुँच जाते, तो यहाँ पे जो वर्षा है 50 सेंटीमीटर से कम है, एक बात। ठीक है, अब यहाँ पे जो वृक्ष प्राय कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, वनों में कई प्रकार की घास होती है, यहाँ पे झाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, और जड़ें इनकी जो जड़ें होती हैं ना, जल की तलाश में बहुत लंबी और नीचे तक चली जाती हैं। ठीक है, और चारों ओर फैलती है। मतलब इसने कहा ये अगर सतह है और ये आपने एक वृक्ष लगा रहा है, तो इसकी जड़ ना पानी ढूंढते ढूंढते बहुत नीचे तक चली जाती है। अब इसे कहा यहाँ पाए जाने वाले अगर वृक्ष की पत्तियों की बात करें तो गैस ये ना नॉर्मली वृक्ष की पत्तियाँ कुछ इस तरह से होती हैं, लेकिन अगर इस तरह से होती है ना, तो पत्तियों में होते हैं बहुत सारे छेद, जिस वजह से जो पत्ती या पेड़ में जल होता है ना, वो वाष्प बन के बाहर निकल जाता है। अब हमें इस वाष्प को रोकने का काम करना है, मतलब ये जो जल है उसको पेड़ से बाहर निकलने से रोकने के लिए ये पत्तियाँ क्या करती हैं ना, पत्तियाँ जो ये होती हैं ना, ये कहती हैं भैया एक काम करते हैं ना, हम इतने बड़े रहेंगे ना, इतनी आसानी से जल बाहर जाएगा, तो एक काम करते हैं हम छोटे हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं और छोटी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, मोटी छाल युक्त हो जाती है, कि जो पानी है ना इसमें से बाहर वाष्पीकृत ना हो पाए। ठीक है, तो ये क्या है, वाष्पीकरण कम कर देती है, मतलब पानी वृक्ष में ही रह जाए, क्योंकि वैसे ही पानी कम होता है वहाँ पे, वर्षा वैसे ही कम हो रही है, वैसे भी पानी कम है, भूमि में भी पानी कम है, तो पत्तियाँ ही अपने आप में ये सब कर देती हैं कि हम थोड़ा जी लें। अच्छा, इस प्रकार के वनों का जो विस्तार है कहाँ मिलेगा आपको, वहीं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, दक्षिण पश्चिम पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र, यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाएगा। अब ज्वारीय वनस्पति की बात कर लेते हैं, तो गाइस ज्वारीय वनस्पति क्या होती है? ठीक है, ज्वार भाटा वैसे तो वहाँ आता है ना समुद्र के पास, तो समझ लीजिए वहीं आसपास क्या हो रहा है वो उसकी बात करें तो यहाँ ये क्या समुद्र तट और डेल्टाई भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, निम्न डेल्टाई भाग या समुद्र तट पे पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, उच्च ज्वार के कारण क्या है,
नमकीन जल का फैलाव हो जाता है। और यहाँ की मिट्टी की प्रकृति क्या हो जाती है, दलदली हो जाती है। मतलब सपोज़ कि यहाँ पे ज्वार आ रहा है, यहाँ पे ज्वार आ रहा है, अब इसकी वजह से जो यहाँ समुद्र का जल तो वैसे ही नमकीन होता है, तो ये पानी भी ला रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नमकीन जल आ जाएगा, ठीक है। और मिट्टी कैसी रहेगी, यहाँ की दलदली होगी, पानी भरा रहेगा। अच्छा, भारत में ज्वारी वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में मिलेगी। और वैसे हम सब ये जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि ये सारी की सारी कहाँ की नदियाँ गिरती हैं, यहाँ। कहाँ गिरती हैं भैया, यहाँ गिरती हैं, यहाँ गिरती हैं, यहाँ गिरती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में फिर हम देखते हैं यहाँ पे डेल्टा बन जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, और फिर लिखा है अंडमान निकोबार और कच्छ क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। कच्छ क्षेत्र आप जानते हैं वैसे दलदली, अंडमान निकोबार में भी जानते हैं समुद्र के किनारे ही है, ठीक है। फिर इसने कहा क्या, इसने कहा ज्वारी वनस्पति की अगर बात करिए, कच्छ वनस्पति भी इसको कहते हैं, समुद्री या स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक सेतु है, यानी कि सहजीवी संपर्क का कार्य करती है। और भारत में के सर्वाधिक ज्वारी वनस्पति वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद है गुजरात में, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो अब ये समझिए कि ज्वारी वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो कहीं सबसे ज़्यादा पाई जाएगी आपकी वेस्ट बंगाल में पाई जाएगी, फिर गुजरात की इसने बात करी है, फिर उसने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए जो ये यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, नहीं एक चीज़ रह गया। तो ज्वारी वनस्पति के उगने के लिए सभी तटवर्ती क्षेत्र उपयुक्त नहीं होते। अगर आप कहो कि सारे तटों पे ज्वारी वनस्पति होती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका विकास और इसका रखरखाव के लिए ताजे और खारे जल का उचित मिश्रण होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह सकते पूरा वो पूरा खारा जल हो या पूरा ताज़ा, ठीक है, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। कीचड़ युक्त मृदा के समान नरम मृदा का होना आवश्यक है, ठीक है, तभी हो पाएगा। अब इसने कहा कि यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में क्या है, मैंग्रोव है, सुंदरी है, कैजुरीना है, केवड़ा है, बेंदी है, ये सब आती है। अच्छा, वेस्ट बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में क्या है, सुंदरी वृक्ष। पौधे की बहुलता के कारण जो है इसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो जो डेल्टा आता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास यहाँ पे आता है वो होता है सुंदरबन डेल्टा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वृक्ष है गाइस, सुंदरी वृक्ष, उसी के नाम पे हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे मैंग्रोव वनस्पति के पौधे में ऐसी भी जड़ें पाई जाती हैं जिसका विकास जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। मतलब इसने कहा जो वनस्पति होती है नॉर्मली उसकी जड़ें नीचे होनी चाहिए, इसकी जड़ें ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण से विपरीत। अब इसी का ज्वारी वनस्पतियों का क्षेत्र उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र में गिना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें जैव विविधता तो यहाँ पे बेहतरीन जैव विविधता बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और इन वनों का सुनामी से मतलब ये वन क्या करते हैं, जो सुनामी आती है यानी बहुत तेज़ लहरें अगर तट की तरफ आए तो उससे बचाती हैं। तटीय कटाव को भी रोकती हैं कि तट कट के समुद्र में ना बहता जाए, ये भी रोकती हैं। औषधि उपयोग के लिए यहाँ पे औषधि टाइप पेड़ पौधे भी मिल जाते हैं। फिर पक्षियों के लिए आवास का स्थान भी बन जाता है, ठीक है। ऐसे ज्वारी वनों को कच्छ वनस्पति, देखिए अब ज्वारी वनों को क्या क्या कहते हैं, कच्छ वनस्पति कहते हैं, अनूप वन कहते हैं, वेलांचली वन कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात, ये हो गया एक क्वेश्चन था, ठीक है, किसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया इसमें मैंग्रोव क्षेत्र कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे सुंदरवन का, यहाँ महानदी ऐसे आती है तो यहाँ पे डेल्टा बनाती है, हमने कहा वहाँ पे भी आपको मैंग्रोव वन मिल जाएंगे। फिर कृष्णा नदी आती है, कावेरी नदी आती है, यहाँ पे भी बन जाएगा। यहाँ पे कृष्णा गोदावरी आती है, कृष्णा भी आती है, तो यहाँ पे कावेरी डेल्टा बनाती है, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। गोवा में यहाँ पे मिल जाएगा। फिर है रत्नागिरी का मैंग्रोव मिल जाएगा, यहाँ पे गुजरात में हमने देखा वहाँ मिल जाएगा मैंग्रोव, और अंडमान निकोबार में मिल जाएगा। तो बस इतना तो है ही। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो कई यहाँ लिखा है भारत के कच्छ वनस्पति स्थल की बात करते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको उड़ीसा में मिलेगी भीतरकनिका में, याद रखिएगा, महानदी वाले में, स्वर्ण रेखा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और चिल्का याद रखिएगा। कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संस्थान केंद्र, ठीक है, ये याद रखिएगा। देवीय धर्मा नहीं याद होता, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी है वो याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में आप याद रखिएगा पूर्वी गोदावरी कृष्णा याद रखिएगा। कोरिंगा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ एक नज़र जरूर मारिएगा, तेलंगाना अगर आप पहुँच जाए तो देखिए तेलंगाना में इसने लिखा है कि पुलिकट, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर मिल जाएगा आपका। फिर है आपका पिचावरम,
पे है मुथुपेट, रामनाथ और यहाँ पे लिखा है कच्चूवेली। ठीक है, बाकी आप एक नज़र मारिएगा बस। अब आगे आते हैं अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार केरल की बात है, वेम्बनाड इम्पॉर्टेंट हो गया, कन्नूर उत्तरी केरल ये भी इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटका की बात करें तो आपका दक्षिणी कन्नड़ हो गया आपका, या होन्नावर, फिर है कारवार है, मंगलुरु वन विभाग याद रखिएगा आपका, कुंडापुर, और बाकी तो आप एक बार नज़र मारिएगा। फिर गोवा में गोवा हो गया। अब महाराष्ट्र में बात करें तो इसमें लिखा है अचरा रत्नागिरी याद रखिएगा, और फिर क्या याद रखना है आपको, मुंब्रा, दिवा, विक्रोली, श्रीवर्धन, वैतरणा और वसई, मनोरी, मलबान। तो गाइस देख लीजिएगा, एक दो या जो दो पे टिक लगाएं वो तो याद रखिएगा। गुजरात में अगर बात करें तो इसमें कहा कि कच्छ की खाड़ी याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी याद रखिएगा, डूमस, उब्रत ये ठीक है पढ़ लीजिएगा। पुडुचेरी में यमन याद रखिएगा। दादर नगर हवेली, दमनदीप की बात करें तो दमनदीप, दोनों याद हो जाएंगे, आसान है। आगे बढ़ जाते हैं, भारत में क्या है, मूंगा चट्टान स्थल, यानी मूंगा यानी कि जो कोरल रीफ होती है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम मूंगा क्या होता है आगे पढ़ लेंगे। ये आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा, तो ये मिलेगा गाइस, इसमें भी जैव विविधता बहुत होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का जीव होता है जो क्या है एक दूसरे के ऊपर चढ़ता पूरी चट्टान सा बना देता है। ठीक है, उसकी बात हो रही। तो ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो देखिए कच्छ की खाड़ी में मिल जाएगा। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, आपको यहाँ गुजरात में मिल जाएगी। मन्नार की खाड़ी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी मिल गई, मन्नार की खाड़ी मिल गई। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में मिल जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ मिल जाएगा, लक्षद्वीप में मिल जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मूंगा चट्टान हिस्सा मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, अभी तक हमने क्या बात करी ना, फिर हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या करा, देखिए यहाँ पे हमने करा क्या, क्षैतिज। देखिए हमने यहाँ का वनस्पति का वितरण देखा था और प्रकार देखा, तो हमने कहा ये दो प्रकार की हो सकती है। एक तो क्षैतिज वितरण यानी कि वर्षा के आधार पर हो सकता है, तो हमने वो सारा देख लिया क्षैतिज वितरण। ठीक है, तो क्षैतिज के बाद इसने कहा ऊर्ध्वाधर वितरण या तापमान के आधार पर देखेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम पर्वतों पे जाएंगे, पर्वतों की वनस्पति देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे लिखा ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि अब हम पर्वतों की बात करें, ऊंचाई की बात करेंगे। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, जो पर्वतों की बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना अच्छा है। ठीक है, और अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करने से पहले मत जाइएगा यहाँ से। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। ठीक है।